लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। तमाम नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में शहर शहर जो है हालात बिगड़ गए हैं, लेकिन इस बीच राहत एजेंसीज ने मोर्चा संभाल लिया है। राज्य में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अकेले गुजरात में 11,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हजारों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जूनागढ़ से लेकर राजकोट तक, अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक जबरदस्त रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं और ये 7 तस्वीरें बता रही हैं कि राज्य में इस वक्त किस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार रेस्क्यू मिशन जो है वो जारी है। इंद्र देवता गुजरात की मानो जल परीक्षा ले रहे हैं। बादल इस कदर बरस रहे हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। इस मुश्किल घड़ी में सरकार और सरकारी एजेंसीज का पूरा साथ लोगों को मिल रहा है, तभी वो इस चुनौती से उबरने में कामयाब भी हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली में भी बादलों ने डेरा जमा लिया है। बीती रात दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में काफी बारिश हुई। अभी भी राजधानी का मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश होने से लोगों को सबसे ज्यादा जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो वहां भी कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। उफनती लहरें घाटों को पार कर इलाकों को अपने आगोश में जो है वो ले रही हैं और कहीं जगह पर उसने लेना शुरू भी कर दिया है। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने कि बारिश ने जो है कितना कहर ढाया है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का साथ ले रहे हैं और जवान जो है पूरी तरह से डटे हुए हैं। पूरा प्रशासन जो है वो मदद के लिए खड़ा है। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां मौसम जो है सुहाना हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश से लोगों को परेशानी भी होती है, क्योंकि लंबा लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आती हैं। और तीसरी तस्वीर जो है वो उत्तर प्रदेश की है, जहां बारिश से नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और नदियों की वजह से लोगों को जो है वो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश जो है लोगों के लिए आफत लेकर आई है। तो गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। वहां फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए दमकल विभाग की टीम पानी में उतर गई है। वहां घुटनों तक के पानी में इस टीम के लोग उतरे और बचाव अभियान उन्होंने चलाया। एक ट्रैक्टर की मदद से नाव को उन इलाकों तक पहुंचाया गया जहां लोग अपने घरों में फंसे हुए थे। फिर तेज बारिश में चप्पू चलाते हुए ये रेस्क्यू टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची। इस टीम ने 12 घंटों में 15 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नाव के जरिए लोग जो हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाने में इससे मदद मिल रही है। और देश के कई राज्यों में बारिश की वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें गुजरात से। तो गुजरात के जूनागढ़ में भी इसी तरह उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से कई लोग जो हैं वो फंस गए थे। आलम यह रहा कि उस इलाके के ज्यादातर मकान जलमग्न नजर आए। ऐसे में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव टीम को भेजा गया। ये टीम एक ट्रक में नाव लेकर पानी से घिरे इलाकों में पहुंची। फिर नाव को पानी में उतारा गया और एक एक कर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो अपने आप में ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इंसानियत दिखा रही है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। कहीं नाव की मदद ली जा रही है, तो कहीं लोग जो हैं वो खुद पहुंच रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए। और इसमें जो हमारे सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो डटी हुई है लोगों के साथ। पूरे गुजरात में जब बारिश का जो हाल है उससे पूरा गुजरात बेहाल है। ऐसे में हम यहाँ पर पहुंचे हैं जूनागढ़ के विलिंगडन डैम पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नजारा है वो खौफनाक है। ये विलिंगडन डैम का वो नजारा है जहाँ पर सभी दरवाजे खुले हैं और अभी इतनी तेज प्रवाह से पानी बह रहा है। इसी की वजह से जूनागढ़ के इस विलिंगडन डैम के आसपास लोगों को नहीं आने की हिदायत दी गई है। जूनागढ़ में पिछले 2 दिनों से ऐसे तो धीमी बारिश हो रही है, पर
जो बारिश उपरवास में हो रही है, यानी कि गिरनार की पहाड़ियों में जो बारिश हुई है, इसकी वजह से यहाँ पर ये नजारा देखने को मिल रहा है। राजकोट में भी उफनती लहरों ने लोगों का धैर्य का खूब इम्तिहान लिया, लेकिन मिलकर लोगों ने इस मुश्किल से आसानी से जो है वो पार लगा लिया। वहां लहरों के बीच एक गर्भवती महिला भी फंसी हुई थी और धीरे धीरे बढ़ता पानी का जलस्तर चिंता बढ़ाए जा रहा था। इस मुश्किल घड़ी में राहत और बचाव टीम के जवान देवदूत बनकर उनकी मदद के लिए पहुंचे और उनको सकुशल जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिसकर्मी, राहत बचाव टीम ने आम लोगों के साथ मिलकर ह्यूमन चेन बनाई और इस महिला को लहरों से निकालने का काम किया। सबने मिलकर कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस गर्भवती महिला को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया गया। तो इंसानियत की ये मिसाल देखिए कि किस तरह से लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर एक गर्भवती महिला को पानी के बीच से, बाढ़ जैसे हालात जहां हो रखे हैं, और उस बीच इस महिला को किस तरह से वो किनारे तक लेकर आए। गुजरात में रेड अलर्ट के चलते राजकोट में भी भारी बारिश जारी और पिछले 48 घंटे बारिश है और का नाम नहीं ले रहे। और ये राजकोट के माधापर चौक के दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि जो राजकोट गेट माना जाता है वहां पर गुजरात में रेड अलर्ट के चलते राजकोट में भी भारी बारिश जारी और पिछले 48 घंटों से बारिश है और रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ये राजकोट के माधापर चौक के दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि जो राजकोट का एंट्री गेट माना जाता है वहां पर पूरा जलमग्न जो विस्तार हो गया, तालाब जैसे दृश्य है वो सामने आ रहा है और कई गाड़ियां है वो पानी डूब चुकी है। आप सीधे दृश्य है वो यहाँ पर से देख सकते हैं कि कई गाड़ियां है वो पानी में डूब चुकी है और राजकोट के कई जो इलाके हैं वहाँ पर घरों में भी लोग भी पानी घुस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और तंत्र के द्वारा लगातार लोगों को सूचनाएं दी जा रही है कि अपने घर से बाहर न निकले। अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है और लोगों की जो मुश्किल है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और राजकोट में पिछले 48 घंटों में 20 इंच जितनी बारिश है वो गिर चुकी है और अभी भी मौसम विभाग के द्वारा राजकोट में भी रेड अलर्ट है वो जारी किया गया और अब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी बारिश है वो रुके। तो अब जरा गुजरात के जामनगर की इन तस्वीरों को भी देखिए। पूरा इलाका समंदर में डूबा नजर आता है। सैलाब मकानों की पहली मंजिल तक कब्जा जमाए बैठा है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। ज्यादातर लोग पहले ही अपने मकानों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं। इस बीच वहां एक आदमी के फंसे होने की खबर मिली। ये आदमी उफनती लहरों को देख अपनी जान बचाने के लिए खंबे पर चढ़ गया था। इस इलाके में नाव के जरिए पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक हेलीकॉप्टर खंबे के सहारे खड़े उस इंसान तक पहुंचा और फिर रस्सी की मदद से उसे एयरलिफ्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर ने एक जान बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं गुजरात से, क्योंकि एक एक जान जो है वो कीमती है। तो खंबे पर जो ये आदमी है खंबे के सहारे ही खड़ा था और फिर हेलीकॉप्टर की मदद से इस इंसान की जान बचाई गई, इसको एयरलिफ्ट किया गया। तो जामनगर के दूसरे इलाके से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां एक टोल प्लाजा के पास उफनती लहरों के बीच एक कार फंस गई। इस कार में 4 लोग बैठे हुए थे। इनकी चिंता तब बढ़ गई जब पानी का लेवल बढ़ने लगा। सैलाब कार को अपने साथ बहाने को आतुर दिखी, मगर पेड़ों की टहनियों की वजह से कार रुक गई। फिर किसी तरह कार की छत पर पहुंचकर इन लोगों ने अपनी जान बचाई। बाद में सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ का कहर जो है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जूनागढ़ के कई इलाकों में जो है वो पानी भर गया है बुरी तरह और जामनगर का भी कुछ यही हाल है। लोग जो है अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं किसी भी तरह। तो गुजरात में भारी बारिश से अचानक महिसागर नदी में पानी का लेवल बढ़ गया। वडोदरा में महिसागर नदी का लेवल बढ़ने से नदी के तट पर एक आदमी फंस गया। ये खबर जैसे ही प्रशासन को मिली तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया, मगर उफनती लहरों में उतरना किसी जोखिम से कम नहीं था। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव अभियान चलाया गया। तुरंत हेलीकॉप्टर उस इलाके में पहुंचा और नदी के बीच मंडराने लगा। हेलीकॉप्टर नदी के बीच समतल जगह पर उतरने की कोशिश कर रहा और
इतना आसान नहीं था ये करना, लेकिन किसी तरह नदी के बीच फंसे आदमी को हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और फिर हेलीकॉप्टर सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पानी के बीचों बीच ये जो आदमी है फंसा हुआ है और किस तरह से हेलीकॉप्टर ने उसकी जान जो है वो बचाई और उसको सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। तो गुजरात में लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आइए अब जानते हैं कि गुजरात में कहां-कहां रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गुजरात में लगातार बारिश हो रही है और उस कारण जो है लोग जो है वो पानी में फंस गए हैं। गुजरात के ज्यादातर डैम इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे लोगों की जान को काफी खतरा है। गुजरात में नदियां खतरे के निशान से ऊपर जो है वो आ गई हैं, उनका जो बहाव है वो ऊपर आ गया है। उत्तर गुजरात को छोड़ सभी जिलों में रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लोगों को घरों में रहने की ही हिदायत दी गई है। अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वडोदरा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें गुजरात की, जहां महिसागर, वडोदरा, पंचमहल, भरूच में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और लोगों को अपने घरों में रहने की ही हिदायत दी गई है। जब तक कोई जरूरी काम ना हो उन्हें घर से बाहर निकलने को मना किया गया है। 3 दिन में 11,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो शिफ्ट करा दिया गया है, क्योंकि बाढ़ के कारण जो है लोग जो है अपने घरों में ही फंस गए थे और नवसारी में भी सबसे ज्यादा 4,160 लोग जो हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो लगातार लोगों को जो है सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। आनंद में भी 1,081 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है और ये काम जो है वो सेना के जवान कर रहे हैं। लगातार वडोदरा में भी 1,008 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। सुरक्षित रखने के लिए बाढ़ और बारिश में फंसे 353 लोगों का हुआ रेस्क्यू। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ और बारिश से लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा आनंद में 150 लोगों की जान जो है वो बचाई गई, उनका रेस्क्यू किया गया। तो देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का असर देखने को मिल रहा है। इससे लोगों की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी आसमानी आफत का खतरा बरकरार है। देखिए खास रिपोर्ट। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। क्या अहमदाबाद, क्या जामनगर, क्या जूनागढ़, क्या वडोदरा, हर जगह पानी ही पानी। ऐसे में सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी है। अलर्ट रहना जरूरी है। वडोदरा में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। वडोदरा में जोरदार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बैंक हो या स्कूल, अस्पताल हो या सरकारी ऑफिस, हर जगह कई फीट पानी भरा दिखा। जो इंसान बिल्डिंग में फंसे उनको बाहर निकालो। कुछ सुविधा जो नहीं निकलना चाहते उनको बिल्डिंग में फूड पैकेट, दूध की व्यवस्था कर दो, ऐसा हमको आदेश दिया है। यानी जिनके निकलना है, दवा खाना है, कुछ जाना है, उनको हम बाहर निकाल के रखते हैं। पर दीज आर गॉड, ऑल दीज पीपल आर गॉड फॉर अस। क्या कहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से क्या यहाँ पे हर बार जल भराव होता है? हर बार नहीं होता है, इस बार कुछ अजीब परिस्थितियां हैं। वडोदरा में ही विश्वामित्र नदी उफान पर है। ये नदी डेंजर लेवल से 8 फीट ऊपर बह रही है, जिसके चलते निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है।
प्रशासन की टीम अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। ड्रोन के कैमरे से देखिए जामनगर में बाढ़ की इन तस्वीरों को। पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया है। सड़कों पर सैलाब, पौष इलाके से लेकर निचले इलाकों तक पानी ने कब्जा कर लिया है। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पुलिस चौकी तक बाढ़ के पानी में बह गई है। राजकोट में भी हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। लगातार बारिश से शहर की शक्ल सूरत बदल गई है। इसके अलावा जूनागढ़, साबरकंठा, पंचमहल, कच्छ समेत कई इलाकों में मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का जोर दिख रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मानसूनी बारिश आफत बनकर बरसी। पन्याली नाला उफान पर है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर घंटों तक यातायात बाधित रहा। लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी आसमानी आफत का खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने आज सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अहमदाबाद समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट है। इसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों समेत दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। डे 2 में सौराष्ट्र रीजन के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है और रेड अलर्ट आज के लिए भी जारी है। जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात रीजन के, वहां पर वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। जाहिर है सावन बीत गया है, लेकिन बारिश अपना प्रकोप कम नहीं कर रही। ऐसे में लोगों को भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में सावधान रहने की खास तौर से जरूरत है। वडोदरा से अतुल तिवारी, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बीते दिनों कोलकाता के पोर्ट ब्लेयर से जो आ रहा था कार्गो विमान समंदर में डूब गया। अब इस जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स ने जहाज के डूबने और अपने रेस्क्यू की पूरी कहानी बताई। इससे पहले समंदर में हिचकोले खाते इस जहाज का वीडियो सामने आया था, जिसमें चालक दल के सदस्य फंसे हुए थे। इस वीडियो में समंदर की उफनती लहरों में जहाज घिरा हुआ साफ देखा जा सकता है, जबकि उसमें सवार क्रू मेंबर्स मदद की उम्मीद जो है वो लगाए बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह लहरों के बीच एक कार्गो शिप जो है वो फंसी हुई है और उसका रेस्क्यू जो है वो किया गया। तो लहरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू जो है वो हुआ और सभी को सुरक्षित जो है बाहर निकाला गया। समंदर के बीचों बीच ये कार्गो शिप जो है वो फंसी हुई है। तो इस जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स ने जहाज के डूबने और अपने रेस्क्यू की पूरी कहानी बताई। तो समंदर में कार्गो शिप को डूबता देख कोस्ट गार्ड का शिप मदद के लिए पहुंच गया। एक नाव के जरिए कोस्ट गार्ड के जवान धीरे धीरे समंदर में समाते हुए जहाज तक पहुंचे। फिर कोस्ट गार्ड ने जहाज में फंसे हुए सभी लोगों को लाइफ सेफ्टी जैकेट पहनाकर अपनी नाव में बिठा लिया। खराब मौसम में कोस्ट गार्ड के जवान एक छोटी सी नाव से सभी को अपने जहाज तक लेकर पहुंचे। फिर रस्सी की मदद से सभी को कोस्ट गार्ड ने अपने जहाज पर चढ़ाया और इस तरह डूब चुके कार्गो शिप के क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू किया गया। अब कार्गो शिप में सवार कर्मचारियों ने जहाज के डूबने की वजह बताई। तो पोर्ट साइड लिस्ट होने का वजह से जहाज धीरे धीरे जैसा लिस्ट होते गया, लिस्ट बढ़ते गया, हम लोग उसको करेक्शन करने की कोशिश किया, लेकिन करेक्शन हो नहीं पाया। तो अल्टीमेटली जहाज सिंक हो गया। उससे पहले कैप्टन साहब अबंडन शिप का ऑर्डर दिया, तो हम लोग जहाज छोड़ दिया। तो जहाज करीब करीब 1600 आवर्स 25 अगस्त को डूब गया। और हम लोगों को नसीब अच्छा है कि डिस्ट्रेस मैसेज जो अथॉरिटी को पहुंचना था सही टाइम में पहुंचा
और कोस्ट गार्ड का शिप्स हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आया। थैंक्स टू कोस्ट गार्ड वो टाइमली आ गया, तो हम लोग आज जो जितना भी क्रू बचा है बच गया। और इन लोगों को अभी तक 60 जन रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, बाकी कोई सर्वाइवर के लिए उन लोग कोशिश कर रहे हैं। जन्माष्टमी के बाद अब गणेशोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। अगले महीने गणेश चतुर्थी है, लिहाजा घर घर में भगवान गणेश विराजमान तो होंगे ही, साथ ही कई पंडालों में भी गणेश जी की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। लिहाजा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक खास तैयारियां हो रही हैं। मूर्तियों को बनाने का काम जोरों पर है कि किस तरीके से जितने भी शिल्पकार है वो अब गणेश जी की प्रतिमा को अंतिम रूप जो है, अंतिम आकार जो है वो देने में किस तरीके से जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान गणेश की प्रतिमाओं को जो है यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें उनकी साज सज्जा का जितना भी सजावट का कार्य है वो बेहद ही बारीकी के साथ किया जा रहा है। यहाँ 1 से 12 फीट तक गणपति की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। बताया गया कि इनकी कीमत 1500 से 30,000 तक की है। पुरुषों के साथ साथ महिला मूर्तिकार भी मूर्तियों को बनाने के काम में लगातार जुटी हैं। कारीगरों को उम्मीद है कि इस बार उनकी मूर्तियों की अच्छी बिक्री होगी। हम ये 1-1.5 महीने पहले से आ जाते हैं, हम लाते हैं, इनको कलर करते हैं, इनकी फिनिशिंग देते हैं, डेकोरेशन करने में हमें एक महीना लग जाता है। 1 महीने के बाद से इनकी बुकिंग चालू हो जाती है, जैसे 10 दिन 15 दिन के अंदर ही। दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी गणपति को बनाने और उनके मुकुट को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार राम मंदिर बनने के बाद अब गणपति की प्रतिमाओं के साथ बनाने में श्री राम की भी झलक दिख रही है। हमारी 8-10 तरह की डिजाइन है। एक राम मंदिर वाली बनाई है, एक शेर वाली बनाई है, 2 हाथी वाली बनाई है, एक सोफा वाली बनाई है। हर चीज की मूर्ति बनाते हैं। किस तरह की मूर्तियाँ बनाई है? छोटी बड़ी सभी। क्या डिजाइन बनी है? डिजाइन सभी नहीं है। जाहिर है गणेशोत्सव को लेकर अभी से रंग जमने लगा है। अब बस इंतजार गणेश चतुर्थी का है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगला शुभ समाचार प्रयागराज से है। स्कूलों की महंगी फीस जहां पेरेंट्स को हर महीने परेशान कर देती है, वहीं प्रयागराज में 1 रुपए में बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जैसी शिक्षा पा रहे हैं। ये सारे बच्चे स्लम्स के हैं, जहां उनके पास अच्छी ड्रेसेस हैं, कॉपी किताबें हैं और कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा रही है। ये सब कैसे हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के बैरहना चुंगी इलाके में स्लम के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की अलग जगह रहा है एक स्कूल। इस स्कूल के जरिए गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र अभिषेक और उनके कुछ साथियों ने। प्ले स्कूल से कक्षा 1 तक खुले इस मॉडर्न स्कूल का ध्येय वाक्य है, भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए। दरअसल इस स्कूल में ये बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जैसी शिक्षा पा रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन 1 रुपए के हिसाब से महीने में 30 रुपए की फीस में ड्रेस, कॉपी, किताबें तो बच्चे पाते ही हैं। यहाँ कंप्यूटर के जरिए उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पे प्रतिदिन सिर्फ 1 रुपए बच्चों से फीस लिया जाता है, मंथली पे 30 रुपए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो उनसे हम किसी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं। और यहाँ पे पूरी तरीके से जैसा आप देखते हैं कि ये बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन में इनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो हम इंटरेस्ट डेवलप करने का काम करते हैं। हमारी जो टीचर्स हैं इस पे पूरी कोशिश करते हैं कि इन्हें अच्छे संस्कारों से जोड़ा जाए। और जो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल करते हैं महंगी फीस लेकर के, हम सिर्फ 1 रुपए प्रतिदिन देने का काम कर रहे हैं। सबसे खास बात है कि इन बच्चों को पढ़ा रहे ये लोग खुद स्लम बस्तियों से निकलकर अपनी पढ़ाई कर भी रहे हैं। वहीं इन मासूमों को भी शिक्षित कर रहे हैं ताकि इनका भी भविष्य सुधरे और समाज में ये अपनी एक अलग पहचान बना सकें। मैं यहाँ पे पढ़ाई भी करती हूँ, प्लस यहाँ पे प्ले स्कूल में पढ़ाने का भी काम करती हूँ। और मैं भी यही इस्लाम एरिया से ही आती हूँ, जो बगल में बस्ती है दारागंज। और मैं यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ, ताकि वो हमारे जैसे बच्चे भी पढ़ के आगे बढ़े और शिक्षित हो।
पढ़ने से ज़्यादा हमें ये जरूरी है कि हम बच्चों को मज़ा आना चाहिए कि हम किस तरह को उनको पढ़ा रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आगे चल के अच्छा काम कर सके और कुछ कर सके। और जैसे ही मुझे पता कि यहाँ पढ़ाना है बच्चों को तो मैं यहाँ भी ज्वाइंट हो गई, यहाँ भी बच्चों को पढ़ाने लगी। वो बच्चों को जो स्लम एरिया से आते हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरी है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जिनके पेरेंट्स अच्छे मतलब स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते थे, तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं भी कुछ अच्छे काम कर लेती हूँ। मैं इन बच्चों को नर्सरी क्लास में मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ बच्चे तमाम तरीके की एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे हैं, खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं और मन चाहे खेल खेलते हैं। इनको हम बेसिकली एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फ्लोर पे और अपने बोर्ड पे जो एक्टिविटीज बनाई हुई है, इनके माध्यम से हम पढ़ाते हैं ताकि ये अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि अगर हम इनको पहले दिन से ही रटवाना शुरू कर देंगे तो ये बच्चे पहले दिन ही स्कूल छोड़ देंगे। इन लोगों को एक्टिविटीज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं ताकि इनका भी मन लगे और खेल खेल में ये अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। स्कूल संचालक अभिषेक अपने कुछ लोगों के सहयोग से इस स्कूल को चला रहे हैं। पहले वो एक पार्क में स्लम के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब इस स्कूल के जरिए इन बच्चों का जीवन रोशन कर रहे हैं ताकि इन नौनिहालों का भविष्य संवरे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जिनके 5 में से 4 सदस्यों के एक ही किडनी है। महाराष्ट्र के सांगली के इस वाघमारे फैमिली की कहानी बेहद मार्मिक है, जिसमें बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए माता पिता ने अपनी एक एक किडनी बच्चों को दे दी और अब परिवार के चारों सदस्य एक एक किडनी के साथ ही जी रहे हैं और काफी खुश हैं। ये आंसू खुशी के हैं, खुशी जो एक कड़े संघर्ष से गुजरने के बाद मिली है। महाराष्ट्र के सांगली में ये दीपक और पल्लवी वाघमरे का परिवार है। इनके 2 बच्चों की किडनी में इन्फेक्शन था। बेटा अनिकेत और बेटी शोभा दोनों डायलिसिस पर थे। बच्चों को इस हाल में देखकर माता पिता खुद को बेबस और लाचार पाते थे। अकेले में आंसू बहाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि लंबे समय तक इलाज के इस तरीके को अपना पाते, लिहाजा किसी की सलाह पर वो नानावटी अस्पताल पहुंचे और जब डॉक्टर ने बताया कि वो अपनी किडनी देकर अपने बच्चों को इस दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं और उन्हें नई जिंदगी दे सकते हैं, तो वो फौरन राजी हो गए। ट्रीटमेंट के दौरान वो सभी डॉक्टर ने बोला तीनों बच्चों का चेक करो। मेरे को 3 बेटे हैं, तो तीनों बच्चों का चेक करने में वो उसका भी सामने आ गया, अनिकेत का भी। तो थोड़े दिन वो इसका डायलिसिस चालू था, उसको गोली पर चल रहा है। फिर 8-9 महीने पीछे उसके वो भी डायलिसिस पे आ गए। तो हम दोनों ने किया कि हमने अपने बच्चों को किडनी देके नया जीवन दे। पिता से बेटी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और आसानी से दीपक वाघमरे की एक किडनी उनकी बेटी शोभा वाघमरे में ट्रांसप्लांट कर दी गई। लेकिन मां से बेटे अनिकेत का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर अनिकेत की मां ने अपनी किडनी अस्पताल को दे दी और बदले में एक नर्स की किडनी उसके बेटे को लगाई गई, जिससे उसका ब्लड ग्रुप मैच करता था। यानी माता पिता ने अपनी एक एक किडनी देकर अपने बच्चों को नई जिंदगी दी। फादर की किडनी डॉटर में डाल दी और वो दोनों लोगों की एक एक किडनी अच्छी चल रही है। और उसके बाद ये स्वैप ट्रांसप्लांट के माध्यम से अनिकेत को एक्सचेंज में एक किडनी मिली, जो नर्स थी। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उनके वाइफ जो आगे आए थे डोनर बनके, तो उनकी किडनी अनिकेत को लग गई। तो अनिकेत की भी एक किडनी चल रही है। और मदर की जो हमने एक्सचेंज में किडनी ली, जो अनिकेत को देनी थी, पर ब्लड ग्रुप नहीं मैच होने की वजह से हमने उनको ये ऑफर किया कि आप स्वैप ट्रांसप्लांट में जाइए, इसका आउटकम अच्छा होगा। और भगवान की दया से सारे पेशेंट सब अच्छे चल रहे हैं। अब भले ही इस परिवार के हर सदस्य के पास एक ही किडनी है, लेकिन अब सब खुश हैं। हालांकि संघर्ष के दिनों को याद करके मां की आंखें अब भी नम हो जाती हैं। बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखकर पिता भावुक हो जाते हैं। मेरे बेटी और बेटा और बेटी का पता चल गया डायलिसिस पर, उसका किडनी फेल हो गया। हमारा एडमिट करे, हमारी परिस्थिति नहीं, लेकिन हमने 3 लाख रुपए जमा किए। वो डायलिसिस कर आके बहुत मेरी बच्ची थक जाती थी और खाना भी जाता नहीं था उसको।
बहुत अमाथी थी और डायलिसिस पर बहुत बुखार होता था, बहुत मम्मी मुझे कैसा तो हो रहा, किडनी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था ना, महीने को लेके जाना, उनका भी पैसा बहुत होता था, इसका 3,000 उसका 4,000 अनिकेत का, ऐसा हम जोड़ के पैसा इकट्ठा करके लेके आते थे। अच्छी बात ये रही कि दीपक और पल्लवी के इस संघर्ष में वो अकेले नहीं थे। कई सामाजिक संस्थाओं ने उनकी मदद की, जिससे वो नानावटी अस्पताल तक पहुंच पाए और उस डॉक्टर से मिल पाए जिनके सही मार्गदर्शन से आज उनका परिवार खुशहाल है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। पंजाब के अमृतसर में एक पिता और बेटे का मिलन चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बेटा 22 बरस बाद अपने पिता से मिला। उसने अपने पिता और परिवार को गूगल और सोशल मीडिया के जरिए ढूंढ निकाला। देखिए कैसे जापान से आया ये बेटा अपने पिता को ढूंढने में कामयाब रहा। की तरह ये बेटा भी अपने पिता को बहुत प्यार करता है और उनकी तलाश में जापान से भारत चला आया। ऐसे में पूरे 22 बरस बाद एक बेटा अपने पिता से मिला। ये पैदल ही होटल से अपने पुराने घर की ओर गूगल मैप पे इसने हमारा पुराना घर ढूंढ लिया था। इसके बाद फोटोग्राफ थी मेरी और सारे डॉक्यूमेंट थे। ये दुकानों पे जाके दिखाता था, जो लोग रास्ते में जाते उनको दिखाता था, आपने इनको देखा। बरसों बाद एक भाई अपनी बहन से मिला और माँ के साथ इस तरह 2 दशक बाद गले लगना 100 सुकून 100 सुख मिलने जैसा है। Oh my God. अब देखो जी, एक पुरानी तस्वीरें। ये कहानी पूरी फिल्मी जैसी है और इस कहानी के बीच एक किरदार सुखपाल सिंह है। दरअसल सुखपाल 2001 में थाईलैंड में थे। तब उनकी मुलाकात सची ताकाहात नाम की जापानी महिला से हुई थी। फिर दोनों की दोस्ती हुई और 2002 में सुखपाल ने जापान में सची ताकाहात से शादी कर ली। इसके बाद साल 2003 में उनका एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही समय में दोनों पति पत्नी के बीच अनबन हो गई। ऐसे में सुखपाल और सची ताकाहाता ने अलग होने का फैसला लिया। फिर सुखपाल वापस भारत आ गए और उन्होंने कुछ वक्त बाद साल 2009 में दूसरी शादी कर ली। यानी सुखपाल की 2 शादियां हुई, लेकिन पहली शादी से हुआ बेटा भी दिल में बसा था। 2004 में वापस गया, फिर डिवोर्स हो गया हमारा। वापस आने के बाद मेरे पिताजी तबीयत बहुत खराब थी, तो फिर जा ही नहीं पाया। कोशिश भी की, इनसे टच करने की भी कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया कुछ भी। हालांकि उधर जापान में सुखपाल का बेटा रिन ताकाहाता जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे वो अपने पिता के बारे में भी पूछता था। लेकिन एक दिन ओसाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान रिन को एक असाइनमेंट मिला, जिसमें छात्रों को अपने परिवार के बारे में बताना था। रिन को माँ के परिवार के बारे में तो पता था, लेकिन पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में उसने गूगल और सोशल मीडिया की मदद ली। फिर वो भारत आ गया, जहां पंजाब के अमृतसर में उसने अपने पिता की तलाश शुरू की। इसके बाद उसने स्थानीय दुकानदारों को अपने पिता सुखपाल की तस्वीर दिखाई, तो दुकानदारों ने सुखपाल की पहचान कर दोनों को आपस में मिलवा दिया। फिर जब रिन अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों से मिले तो भावुक हो गए। चलो हुण मेल हो गया, असीं ते सुपना ही लग रहा सारा कुछ। कितना कल्चर लगा उन्होंने पंजाब दा? कल्चर पंजाब दा उन्होंने बहुत पसंद आया, क्योंकि हाफ ब्लड पंजाब दा ओहदा, बहुत उन्होंने पसंद आया पंजाब दा कल्चर। हाँ जी। सुखपाल की भारत में शादी गुरिंदर कौर से हुई है और दोनों की एक बेटी एवलिन है। अब एवलिन को भी अपना एक भाई मिल गया है। दोनों इस रिश्ते को लेकर काफी खुश हैं। जल्द रिन का वीजा खत्म होने वाला है और उसे जल्द जापान लौटना है, लेकिन यकीनन ये असल जिंदगी की असल कहानी भारतीय रिश्तों की आत्मीय गहराई को भी दिखाती है, जिसमें एक लगाव, एक भावनात्मक रिश्ता एक दूसरे को करीब खींच ही लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।